Hello, students. Welcome to Unique Academy. So, how are you all? I hope you're doing great and you're going through the lectures, right? So, chalo, we'll resume back with your history. So, we started with French Revolution. That's his first chapter from your history. So, we completed two videos, right? So, last lecture, we completed the session of Estate Journal. जहाँ पे we learned ki how was the scenario, who can call the estate journal and what was the reason calling behind. और फिर वहाँ पे सिनारियो क्या था. थर्ड, लाइक ऑल द स्टेट हैड ऑल टुगेदर 3 votes. फर्स्ट स्टेट को एक वोट था, सेकंड स्टेट को एक वोट था, और थर्ड स्टेट ऑल टुगेदर हैड ओनली वन सिंगल वोट. सो वेयर दे डिमांडेड 1 vote 1 value. मतलब कि हर इंडिविजुअल को एक वोट मिले, ये उनका डिमांड था, राइट. और उसके बाद द किंग डिडंट एक्सेप्टेड दिस फैक्ट. लुई 16 डिडंट एक्सेप्टेड दिस. सो दे प्रोटेस्टेड एंड दे वॉक आउट ऑफ द स्टेट जर्नल, या फिर उनका जो असेंबली था उसके बाहर चले गए, राइट. तो इसके आगे बढ़ाएंगे. सो हु हैव नॉट वॉच द वीडियो, फर्स्ट गो एंड चेक द वीडियो 1 एंड देन वीडियो 2. सो दिस इज द पार्ट 3, राइट. चलो इसको आगे बढ़ाते हैं और आज समझेंगे कि हाउ फ्रॉम monarchy basically how it would change to constitutional monarch, right. So lots of twists and turns will be here. बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से वापस रिपब्लिक पे जाएंगे, वापस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क पे आएंगे. तो लॉट्स ऑफ थिंग विल बी हैपनिंग, राइट. थोड़ा ध्यान देना और समझेंगे आगे, ठीक है. अब समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली मीन्स ऑल टुगेदर अ पार्लियामेंट. नेशनल असेंबली मीन्स व्हाट? पार्लियामेंट. जहाँ पे वी विल इलेक्ट, मतलब हु पीपल विल इलेक्ट व्हाट? एमपीज और एमएलएज हु विल गो एंड सिट देयर, और जो उनके बेस पे क्या बनाएंगे? लॉज बनाएंगे या फिर पॉलिसीज बनाएंगे, राइट. तो ये कैसे बना, क्या हुआ, एंड हाउ वुड लुई 16 लूज हिज पावर. तो समझते हैं सिनारियो क्या हुआ वहाँ पे. तो इनिशियली व्हाट वाज द डिमांड? दे डिमांडेड फॉर 1 vote 1 value, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? दे वॉक आउट ऑफ दी व्हाट स्टेट जर्नल, कि वो एक्सेप्ट नहीं किया किंग ने, तो दे वॉक आउट, राइट. अब देखो 20 जनवरी जून 1789 से स्टार्ट होगा. 1791 में दे विल फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखो मिरेबियो और एबीसियस, दिस वर द 2 people, राइट. दे वर फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट में से थे. मतलब कि क्या था, हमने क्या समझा कि 2 स्टेट है वहाँ पे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, और बाद में थर्ड स्टेट. तो थर्ड स्टेट इज मोस्ट एक्सप्लॉइटेड वन. और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास क्या थे? राइट्स थे, फ्यूडल राइट्स थे, टैक्सेस नहीं भरना पड़ता, एक्सेट्रा. तो इसी 2 स्टेट में से ये 2 आदमी थे, मिरेबियो और एबीसियस, हु बिलीव्ड. अभी समझो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ थॉट्स, राइज ऑफ क्या हो रहा है? थॉट्स हो रहा है, राइट. आइडियाज आ रहे हैं. पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज लिबर्टी. लिबरलिज्म क्या होता है. तो इन्होंने भी ये पढ़ा और दे एक्सेप्टेड इस फैक्ट कि हाँ, ये फ्यूडल राइट्स और जो लिबरलिज्म है, ये जो वहाँ पे चल रहा है, कास्ट स्टेट एक्सेट्रा, ये सब गलत है, इसको बंद करना चाहिए. तो दे केम इन सपोर्ट ऑफ हुम? थर्ड स्टेट. मतलब कि जो लोग थे वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके सपोर्ट में आ गए. अब देखो उन्होंने क्या क्या किया. फर्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज इन दी हॉल इंडोर द टेनिस कोर्ट. अब वहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ वर्सलिस, जहाँ पे वर्सलिस का उनका पैलेस था, उसके बाहरी टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे आके सब they crowded there, right. They demanding, they started protesting there, demonstrated there कि हमको 1 vote 1 value दो, form the constitution, etc etc. तो in their support these 2 people, Mirabeau and Abesius, came in their support. they declared themselves as national assembly. उन्होंने कहा कि we are the national assembly, we are the people who will govern it now, right. and sworn not to disperse till, और उन्होंने वहाँ पे what they sworn in, मतलब they took the oath, they will not disperse till दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस. मतलब कि जब तक हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते जिसके अंदर राइट्स होंगे और उसमें पावर्स दिए होंगे किसको, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं. तो क्या हुआ? अंडरस्टैंड द फैक्ट कि पहले तो दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर 1 vote 1 value. किंग डिडंट एक्सेप्टेड, तो वहाँ पे चले गए टेनिस कोर्ट में, वहाँ दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. अगर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके सपोर्ट में कौन आया? ये 2 आदमी आए, बिकॉज दे अंडरस्टूड कि ये जो चल रहा है ये सब कुछ गलत है. फ्यूडलिज्म, सर्वडम के नाम पे जो भी चल रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दैट इज रॉन्ग एंड यू हैव टू कम डाउन इन द सपोर्ट. सो दे केम इन द सपोर्ट. जहाँ पे वो जमा हुए वहाँ पे उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली बताया, और उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ से हम नहीं जाएंगे जब तक हम लोग खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, एंड दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क. कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो किसका पावर लिमिट में आएगा? मोनार्की का. कैसे आएगा? आई लेट यू नो. बस इतना समझना है कि द मेन एम वॉज टू लिमिट द पावर, ठीक है. मिरोबियो वॉज बॉर्न इन द नोबल फैमिली. नोबल मतलब स्टेट जनरल एरिस्टोक्रेट्स में था. वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड्स टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस. मतलब ही वॉज दैट कि ये फ्यूडल प्रिविलेज जो भी है ये सब गलत है, इसको बंद करना चाहिए. ऑल आर इक्वल. ही बिलीव इन इक्वालिटी. और बोला जस्ट बिकॉज ऑफ बर्थ आई एम बॉर्न इन रॉयल फैमिली डजंट मीन दैट बाकी लोग सब नहीं क्या आर डाउन रिडन और दे शुड नॉट हैव द इक्वालिटी. सो ही वॉज इन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कि इसको अबॉलिश करना चाहिए. ही बॉट आउट अ जर्नल. सो ही स्टार्टेड राइटिंग जर्नल्स. तो आइडियाज फ्लरिश होंगे, अभी आइडियाज स्प्रेड होंगे. जर्नल एंड डिलीवर पावरफुल स्पीचेस
टू द क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्सिलिस, तो ऐसे जब जमा हुए थे उनको ही स्टार्टेड गिविंग देम व्हाट स्पीचेस एक्सेट्रा टू व्हाट, कि टू डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब कि आप जो भी करो सही हो और हमें इसको लड़ना चाहिए, टू फाइट द इनजस्टिस, जो कि इनजस्टिस हो रहा है इतने सालों से, उसको बंद करने का पड़ेगा, राइट। देन एबेसियस ओरिजिनली अ प्रिस्ट, ही वाज अ प्रिस्ट, राइट, मतलब फर्स्ट स्टेट रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट जहाँ पे व्हाट इज थर्ड स्टेट, जहाँ पे ही एक्सप्लेन की थर्ड स्टेट एक्चुअली है क्या, व्हाई आर वी डिस्क्रिमिनेटिंग देम सो मच। तो अभी हमने क्या समझा, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, पीपल वेंट देयर, लुइस 16 ने स्टेट जनरल को बुलाया था जो कि 1614 से कभी मिली नहीं थी। ही कॉल्ड देम बिकॉज ही वांटेड टू इंक्रीज द टैक्सेस, टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए बुलाया था। तो 3 स्टेट थे, तीनों के पास एक एक वोट था ऑल टुगेदर। सो पीपल फ्रॉम थर्ड स्टेट दे सेड वी आर 90% पॉपुलेशन, तो हमें पूरे लोगों को सबको मिलकर एक वोट क्यों है, सबको एक एक वोट होना चाहिए। तो दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर वन वोट वन वैल्यू, जिसको किंग ने एक्सेप्ट नहीं किया। उनको गुस्सा है, वो बाहर से निकल के वहाँ पे टेनिस कोर्ट में जाके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए। जब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे 2 लोग थे, मीरा बावर्स एबेसियस, जो उनके सपोर्ट में आए बिकॉज दे वर अगेंस्ट दी फ्यूडल प्रिविलेजेस। जब ऐसा हुआ तो वहाँ पे उन्होंने शपथ लिया, दे टुक दी ओथ दैट टिल दे आर द नेशनल असेंबली, और जब तक वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते वो यहाँ से जाएंगे नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, एबेसियस ने ही रोट जर्नल, देन ही रोट ही वाज अ प्रिस्ट एंड ही रोट इम्प्रेशनल पैम्पलेट, पैम्पलेट मतलब फ्लायर्स टाइप होता है, जिसमें हमको जो डोमिनोज के वगैरह स्प्रेड होते हैं ना, जिसमें लिखा होता है इन शॉर्ट में। तो वहाँ पे उन्होंने समझाया कि व्हाट एग्जैक्टली इज थर्ड स्टेट। सो आपको क्या करना है, मतलब क्या हुआ, वहाँ पे एक रेवोल्यूशन की भावना आ गई थी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आई विल गिव यू अ मिनट, टेक अ टाइम एंड नोट डाउन दिस की पॉइंट्स, राइट, बी क्विक, I'll drop this meanwhile. Do this. चलो, you must have written, right? So we'll proceed further. Just a minute here. ओके, तो अब हमें समझ रहा कि प्रोसेस क्या हो रहा है नेशनल असेंबली का। तो दे सेड दे आर द नेशनल असेंबली एंड दे स्टार्टेड ड्राफ्टिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया, मतलब दे विल ड्राफ्टेड, ड्राफ्टिंग मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करने चाहिए, वो करना स्टार्ट किया। ये सब कहाँ पे हो रहा है, टेनिस कोर्ट में, जो कि वर्सलिस के बाहर है। अब इतना सब हो रहा है, इतना सब हो रहा है, तो किंग जो हमारा लुइस 16 है, पहले तो हमें समझना ही इज अ वीक एडमिनिस्ट्रेटर, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की पावर नहीं है, राइट। ही इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन हुम, एरिस्टोक्रेट्स मतलब कि सेकंड स्टेट, फॉर द डिसीजंस, जब उनको सजेशन करेंगे वैसे वो काम करेंगे। तो अब क्या होगा सिनारियो, विल एबल टू टेक डिसीजंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो डेफिनेटली नो, राइट। तो देखो आगे कैसे टर्मोइल होता है, कैसे सिचुएशन चेंज होती है और कैसे सरकार बदलती है। तो चलिए समझते हैं। अब हुआ क्या, देखो, लेट मी चेंज द कलर, हाँ दिस इज फाइन। वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी इन वर्सिलिस ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अब वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे बिकॉज दे कॉल्ड देमसेल्व्स नेशनल असेंबली। द रेस्ट द रेस्ट ऑफ द फ्रांस, एक मिनट ना बस ताकि क्लियर दिख जाए, हाँ, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस वाज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन। हमने पीछे समझा था इन्फ्लेशन कैसे हो रहा था, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड शॉर्टेज था और प्राइस बढ़ रही थी, राइट। पीछे हमने समझाया था, राइट, इन्फ्लेशन कैसे आता है, तो उसके वजह से इन्फ्लेशन आया। दिस लेड टू राइट्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ब्रेड, क्यों, अभी एक ही है समझो ब्रेड और 10 लोग खाने वाले,
तो और पैसा किसके पास भी है नहीं, या फिर पैसा सबके पास इक्वल है, तो क्या होगा, मारपीट पाएंगे लास्ट में कि ये मेरा, तो यही वहाँ पे वो हुआ, राइट्स होना स्टार्ट हुए। तो ऑन 4th जुलाई 1789 रूमर्स रूमर स्प्रेड हो गया। रूमर्स किसने स्प्रेड किया, वहीं पे किसी ने ऐसे रूमर स्प्रेड कर दिया कि क्या, जो लुई 16 है भाई साहब, उसने क्या हुआ, आर्मी भेजी है। और वो क्या करने वाले, ये जो एक ब्रेड बची थी और यहाँ पे 10 लोग, तो याद आ रहा है एग्जाम्पल समझाता हमने, तो ये एक ब्रेड को भी लेने आ रहे वो, ताकि उनके घर में भी, मतलब कि उनके पैलेस में भी अभी खाना खत्म हो गया, तो ही इज कमिंग हियर टू अटैक एंड टेक अवे दिस ब्रेड। तो ऐसे रूमर किसी ने स्प्रेड कर दिया, उससे क्या होगा, लोग चुपचाप बैठेंगे नहीं, उन्होंने ऐसे हथियार उठा लिए और दे स्टार्टेड अटैकिंग। तो देखो क्या, ऑन 4 जुलाई 1789 रूमर स्प्रेड दैट द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स मतलब कि जो आर्मी पूरा बटालियन में आती है ना, वो टू मूव इन टू सिटी एंड वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। क्यों, क्योंकि जो राइट्स हो रहे हैं और फिर दूसरा जो फूड का शॉर्टेज हो रहा है उसको लेके जाएंगे, और अगर आपने उसको रिटेलिएट किया तो दे विल फायर। ठीक है, दे विल ओपन फायर। Some 7,000 people stormed into the fortress prison the Bastille while they hopped to find hoarded ammunitions। मतलब क्या क्या, उसको जो मतलब दंगे फसाद पे आ गए, उसको तोड़ बीट दिया, राइट। और बाद में देखो क्या हुआ, फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश एंड इट वाज स्टोन फ्रैगमेंट्स वर स्टोल्ड इन द मार्केट्स। उसको फोर्ट्रेस जो था उसको तोड़ दिया, पूरा डिमोलिश कर दिया उसको, और बचे हुए टुकड़े टुकड़े को दे स्टार्टेड सेलिंग इट, मतलब कि उसका वैल्यू था वो पूरा गिरा दिया, राइट। मतलब पहला पहला अजम्पशन क्या था कि दे आर रॉयल, राइट, उनके पास डिवाइन राइट्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब नो वन कैन इवन टच देम। तो ये सबसे बड़ा अटैक था उन पे कि उनका जो उनका पैलेस था उसी को तोड़ दिया गया, उसको डिमोलिश कर दिया उसको ही, और उसको मार्केट में बेच दिया, मतलब उसकी वैल्यू एकदम जीरो कर दी। मतलब जहाँ पे वो वंस इट वॉज प्राइसलेस, राइट, अभी उसको मार्केट में बेचने लग गया, मतलब कि उसको कुछ वैल्यू नहीं बचा, राइट। तो दिस इज हाउ पीपल लाइक रिटेलिएटेड। क्यों, बिकॉज वो किंग था, राइट, और किंग के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था। इवन सी सपोज अगर वो टेनिस कोर्ट में आए थे तभी उनको बुला लेते और कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते, चलो ठीक है आपको 2 वोट दे देता हूँ, चलो 1 वोट है ना अभी पूरा आपको मिला के, तो समझो एक्चुअली 2 वोट देता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट होता। बट ही वॉज अ वीक एडमिनिस्ट्रेटर, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो हुआ क्या, रूमर स्प्रेड हो गए कि अभी उन्होंने आर्मी भेजी तो क्या करेंगे वो, आप पे अटैक करेंगे, जो पैसा कुछ बचा है वो चले जाएंगे। तो लोगों ने सगन उठा ली, मारपीट पे उठ गए। मारपीट होता है तो उनका फोर्ट्रेस पे अटैक किया, फोर्ट्रेस को पूरा तोड़ दिया, जो उसका पहले टाइम पे डिवाइन वैल्यू था, लोग उनको रॉयल समझते थे, मतलब बात करने के पहले भी सोचते थे, उसको तोड़ के उन्होंने मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसका जो वैल्यू था कंप्लीटली जीरो कर दिया अभी। ठीक है। मीन वाइल इन द कंट्री साइड टू देयर वर राइट्स अटैक्स एंड नोबल फोर्स टू फ्ली आउट ऑफ द कंट्री। क्यों, अभी इनका जान बचाने के भागना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, ये सिर्फ 10% है, 90% तो थर्ड स्टेट है ना, सब लोग रास्ते पे आ जाएंगे तो क्या वो बचा पाएंगे, नहीं, तो उनको उसमें भागना पड़ा। दिस इंसिडेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं 1789 रेवोल्यूशन। इसने सबसे बड़ा रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ ऑल रेवोल्यूशंस। कि ये रॉयल वगैरह कुछ नहीं होता, ये डिवाइन राइट्स कुछ नहीं होते, ह्यूमन इज द बिगेस्ट आइडेंटिटी अलाइव। तो इसी पे हमने बिलीव करना चाहिए। ठीक है, तो आई रब दिस, टेक अ टाइम, 2 मिनट देता हूँ, आराम से सीक्वेंस समझना है कि क्या क्या हुआ, वट वॉज द रीजन वाई दे इग्नाइटेड, वाई वॉज द रूमर स्प्रेड, उसने आर्मी क्यों भेजी, हुआ क्या, हाउ द पीपल रिटेलिएटेड। ठीक है, आराम से 1 मिनट 2 मिनट लो एंड राइट दिस, मेक योर कंसाइज नोट, राइट। खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ, यहाँ से देख लो ताकि याद आ सके। ये वापस विल बी कंटिन्यूइंग इन 10th, फर्स्ट ही चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, तब यही सब आएगा फिर से, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में समझो इसको। आई विल गिव यू मिनट और 2, राइट, राइट दिस।
लिख लिया. So we continue further, right? You must have written. तो देखो फ्लो समझना है, रटना मत. डोंट बिलीव इन रोट लर्निंग. टेक अ टाइम और धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी, राइट? थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. सी इट्स वर्ल्ड हिस्ट्री, इट रिक्वायर्स टाइम, क्योंकि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस मिले हैं हमें. अभी अगर हमें समझेगा आगे कि व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी सोसाइटी या फिर वर्ल्ड. तो इसलिए इसको धीरे धीरे समझना है, आराम से टाइम लेना है. पीछे जाओ, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा, पॉज इट, वॉच इट अगेन. इफ अगेन देयर इज अ डाउट, डू लेट मी नो, राइट? आई विल ट्राई टू रिजॉल्व. चलो अब आगे बढ़ेंगे. अब हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होता क्या है. तो हमने क्या समझा था, ये भाई साहब हमारे लुइस 16 ये बन गए थे वहाँ पे मोनार्क, जो किनके पास क्या थी, डिवाइन राइट्स थी, जो कि उनके परदादा लुइस 14 की वजह से आया था, राइट? तो उनसे पहले भी थे, पर लुइस 14 वॉज द मोस्ट डेस्पोटिक रूलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी हुआ क्या, 1798 नेशनल असेंबली कंप्लीटली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी बन के रेडी हो गया, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था अभी वो बन के रेडी हो गया. अब 4 अगस्त लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन फॉर द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. क्यों हुआ अभी इतना सब, देखो बैकग्राउंड में क्या हुआ. पहले तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सीक्वेंस में समझेंगे. देखो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है. पहले क्या हुआ कि एसए जनरल ने बुलाया, क्योंकि उनको क्या था, टैक्सेस को, रुको, टैक्सेस को बढ़ाना था. तो ही कॉल्ड दी एस्टेट. एस्टेट ने क्या डिमांड किया, 1 वोट 1 वैल्यू. तो इसने रिजेक्ट किया तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. कहाँ पे प्रोटेस्ट किया उन्होंने, टेनिस कोर्ट में. टेनिस कोर्ट में प्रोटेस्ट किया. उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे 2 लोग आए जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, पैम्फलेट में बट गए. वहाँ से क्या हुआ, किसी ने रूमर स्प्रेड किया था कि राइट्स होने वाले. राइट्स होना स्टार्ट किया, क्योंकि क्या हुआ, ट्रूप्स भेजे लुइस 16 ने अटैक करने के लिए. इसके से क्या हुआ, वहाँ पे राइट्स हुए. राइट्स हो तो क्या हुआ, जो पैलेस था उसको डिमोलिश कर दिया गया, उसका वैल्यू पूरा जीरो कर दिया. अब इसे जीरो करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया. आप समझो बात को कि जो किंग है हमारे लुइस बाई 16, इज ही अ डिसीजन मेकर, नो, इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. तो अब इतना सब हुआ, अगर ही डिडंट एक्सेप्ट तो ये उनको ही मार के बाहर फेंक सकते ना, जब इतना सब टर्मोइल हुआ. और समझो कि 2 जो बाकी उनके एरिस्टोक्रेट्स और क्लर्जी थे वो तो भाग गए ना, हम लास्ट टाइम ही पढ़ा था, दे फ्ली फ्रॉम देयर, मतलब वो वहाँ से एक्साइल में भाग गए. उनको पता था अभी कुछ नहीं हो सकता, भागना ही पड़ेगा. तो क्या हुआ, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं किया तो इनका बचना मुश्किल हो गया. तो ही वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दिस, राइट? उन्होंने खुद से एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनको पता था अभी मैं कुछ नहीं कर सकता. ही इज नॉट इवन ए डिसीजन मेकर. ना उनके पास कटल करने की पावर थी, ना आर्मी बची थी. तो ही वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट. तो ऑन 4 अगस्त लुइस 16 फाइनली एक्सेप्टेड रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. मतलब उसने बोला ठीक है मैं मोनार्क है, नाउ यू कैन ओवरटेक मी. मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब क्या होगा, मोनार्क कैन बी काउंटर हैज टू गेट एन अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. जो हमारा ऐसा पार्लियामेंट है वहाँ पे उन्होंने अपना नेशनल असेंबली बना दिया, उसको उन्होंने बोला पार्लियामेंट, उसको नेशनल असेंबली जो बोला जाता है इन शॉर्ट. तो यहाँ पे ध्यान देना है क्या हो रहा है. ऑन 4 अगस्त 1710 पास अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम्स, अबॉलिशन टैक्स प्रिविलेजेस थी, लैंड कन्फिस्केशन टैक्स ऑफ द चर्च. जो भी फालतू की चीज़ें थी, जो प्रिविलेजेस थे फ्यूडल, हाँ ये देखो प्रिविलेजेस थे, वो सब कुछ अबॉलिश कर दिया. बोले फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट जो भी मिल रहा था ना, सब खत्म है, अभी ऑल आर इक्वल. क्यों, क्योंकि वहाँ पे असेंबली आ गई, राइट? असेंबली आ गई तो वहाँ पे दे विल डिसाइड कि किसको क्या मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ. अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे ना, राइट? तो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट्स ऑफ वर्थ 2 बिलियन लेवल्स. मतलब जो उनका करेंसी था वो छोड़ दो, 2 बिलियन के उनको असेट्स उन्होंने कैप्चर कर लिया. क्यों, ये सब किसके पास थे, 2 स्टेट के पास थे ना, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट. ये सब पैसा उन्होंने कन्फेस कर लिया, मतलब कैप्चर कर लिया, राइट? और उसको सरकारी खजाने में ले गए, और उसके बाद हम इसे रिफॉर्म लेके आएंगे. तो क्या समझना है, कब एक्सेप्ट किया, जब इतना सब कुछ हो गए के बाद लुइस 16 के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था. तो ही सेड कि अभी मैं कुछ नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे तो छोड़ दो. उन्होंने खुद का वहाँ पे नेशनल असेंबली बनाया. नेशनल असेंबली ने क्या किया, सबसे पहले रूल पास किया कि जो भी फ्यूडल टैक्सेस है, जो भी प्रिविलेजेस है, जो भी फर्स्ट एक्सटेट सेकंड को जो भी एक्सेप्शन मिलता है, सब खत्म, आज से सब कुछ बंद. और दे एक्वायर्ड दी प्रॉपर्टीज, ठीक है. इसके बाद दे टर्न टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्या होता है समझेंगे, उसके पहले 1 मिनट लो और इसको आराम से लिख लो, बी क्विक.
ओके, यू मस्ट हैव रिटन, राइट। चलो अब आगे बढ़ेंगे और कुछ की टर्म समझेंगे हम, राइट। तो पहले समझते हैं कि मोनार्क हमने समझा था क्या होता है मोनार्की, राइट। अभी समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क क्या होता है। तो मीनवाइल आई पुल दिस डाउन, लेट मी नो, फटाक से याद करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क मतलब मोनार्क किसको बोलते हैं हम। एक मिनट देना बस। हाँ, लेट मी नो मोनार्क किसको बोला जाता है। तो मोनार्क क्या होता है? मोनार्क इज द वन हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सोल पावर उन्हीं के पास है, राइट। नो वन कैन क्वेश्चन हिम, क्यों? बिकॉज ही हैज डिवाइन राइट्स, ठीक है। मतलब सब पावर इन्हीं के पास है। कौन कौन सी पावर? जुडिशरी भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, लेगिस्लेचर भी है, सब कुछ पावर इन्हीं के पास है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट या फिर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पावर थी इनके पास, ठीक है। तो लिख लो ये, ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया पर लिख लो। बी क्विक, ये सब होता है मोनार्क में, राइट राइट, टेक योर टाइम एंड राइट क्विकली। चलो लिख लिया होगा, अब बढ़ देंगे आगे और हम समझते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में क्या होगा। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये जो पावर थी इनके पास जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, ये सब छीन लेंगे, एब्सोल्यूट पावर वाले छीन लेंगे। हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो रहेंगे वो, पर सोल पावर नहीं रहेगा उनके पास, ठीक है। और हम नाउ वी कैन क्वेश्चन हिम। तो समझते हैं सब क्या होता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क क्या होता है, पहले बात समझना है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? देयर विल बी अ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली कहाँ से आएगी? जो पीपल, शॉर्ट में लिखेंगे, पीपल उनको इलेक्ट करके भेजेगी, इलेक्ट करके भेजेंगे किसको? एमपीज और एमएलए जो कि असेंबली में बैठेंगे, या एमपीज मतलब जो पार्लियामेंट में बैठेंगे, राइट। कैसे इलेक्ट करके भेजेगी? कैन बी बोथ, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है अभी समझेंगे आगे, पर समझना है कि दोनों टाइप से भेज सकती है, डायरेक्टली भेज सकती है, इनडायरेक्टली भी भेज सकती है। तो पीपल को पीपल विल वोट, विल कास्ट देयर वोट, दे विल इलेक्ट समवन जिसको मेजोरिटी मिलेगा, दे विल सिट इन द नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली का काम क्या है? थोड़ा कलर कर लीजिए चेंज, ये ठीक है। नेशनल असेंबली का काम क्या है? जो मोनार्क है, इन्होंने कोई भी लॉ पास किया तो दे कैन, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, दे कैन काउंटर चेक। और जब तक ये इसको पास नहीं करते, जब तक ये नेशनल असेंबली इसको पास नहीं करता, ये लॉ नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब अभी क्या हुआ, जो मोनार्क का पावर था उसको लिमिट कर दिया गया, ठीक है। मतलब वो सबऑर्डिनेट बन गया किसके? नेशनल असेंबली को। दोनों को वो लॉ पास करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू पास द लॉ। जब दोनों पास नहीं कर रहे तब तक वो लॉ नहीं बनेगा, राइट। मतलब क्या हुआ, जो डिवाइन पावर्स थे सब कुछ छीन ले गए। तो आराम से 2 मिनट लो, इसको आराम से लिखो, बहुत कुछ लिख दिया गया यहाँ पे, आराम से लिखो उसको, ठीक है। मीनवाइल मैं यहाँ से आता हूँ, आप लिखो उसको, टेक योर टाइम एंड राइट दिस।
चलो डन। देखो आराम से समझना है, टेक योर टाइम, आराम से लिखना है सबको बात को, ठीक है। तो आई अज्यूम कि अब आपको एकदम क्लिस्टर क्लियर होगा मोनार्क क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्या होता है, व्हाट आर दी पावर्स और क्या क्या किया जा सकता है, हाउ इज हिज पावर लिमिटेड एक्सेट्रा। इतना क्लियर है? नहीं है तो फिर से रुकना है, टाइम देना है, आराम से लिखना है इसको। इसका यूज़ फिर से आएगा, बार बार आएगा, वी विल लर्न दिस इन अगेन पॉलिटी एक्सेट्रा, जहाँ जहाँ पे आएगा। तो इसलिए बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर विद दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं रब और हम आते हैं फिर से, अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये समझना ईजी होगा आपको, ये वाला पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क हुआ और उनका एम क्या था, टू लिमिट हिज पावर, ठीक है, अबॉलिश किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब समझते हैं आगे। अब नेशनल असेंबली, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। द नेशनल असेंबली कंप्लीट द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 1789। कब स्टार्ट किया था? 1789 में स्टार्ट किया, 1791 में वो बन गया, ठीक है, विद द एम टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। अभी हमने समझा लिमिट कैसे कर रहे हैं वो, ताकि उनके उधर एक नेशनल असेंबली है जिधर से वो लॉ पास करना पड़ेगा। पावर्स वर सेपरेटेड एंड असाइन टू द 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। लेजिस्लेचर अलग बना जो कि था हमारा नेशनल असेंबली, एग्जीक्यूटिव अलग था जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस फोर्स एक्सेट्रा, एंड जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सेट्रा। तो तीनों लेग को अलग अलग कर दिया। पहले तीनों पावर किसके पास थी? ओनली मोनार्क। तो उन्होंने लगा ये सब कुछ नहीं चलेगा, ये सब बंद है, अब तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा। दे हैव टू बी एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। हाँ ध्यान देना, दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। आर वी क्लियर? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1789 वेस्टेड अ पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। मतलब नेशनल असेंबली मतलब क्या था? उनका लेजिस्लेचर था, और लेजिस्लेचर का काम क्या है? टू मेक, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा, टू फ्रेम लॉज एंड पॉलिसीज, ठीक है, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब क्या था? अभी हम समझेंगे कि वहाँ पे क्या था, पूरे इतना जो उनका पॉपुलेशन था उसमें से कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को ही राइट था वोट करने का, बाकी को तो वोट करने भी नहीं दिया था। तो ये उधर सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, सबसे नेगेटिव पॉइंट यही था। तो उसको समझेंगे। तो पहले बात तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड, सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज दी असेंबली। मतलब देखो यहाँ पे समझेगा डायग्राम में, थोड़ा ध्यान देना। देखो ठीक है, इसको थोड़ा 1 मिनट देना बस, यहाँ पे सरकाते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम क्या है? नेशनल असेंबली आएगा, उसमें कितने मेंबर्स थे वो सब जान दो। उनका काम क्या था? कि इनको लॉज बनाने। अब इनको इलेक्ट कौन करेगा? देखो थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, देखो ये वहाँ का सोशल कॉम्पोजिशन था कि ये उनका इतना इतना सारा पॉपुलेशन था, उसमें से बस कुछ एक्टिव सिटीजन को चुने गया था। कैसे? एंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 4 मिलियन आउट ऑफ 28 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब उसमें से सिर्फ कुछ ही पार्ट को, सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज द एक्टिव सिटीजन। अब एक्टिव सिटीजन कैसे था? उसके अंदर 3-4 क्लॉज थे। एक तो वो टैक्स भरना चाहिए, फिर कुछ किसी लोगों को तो उसने 3 लोगों का वेजेस देना चाहिए, वो सब क्या था अभी आपको बताता हूँ। पर जब अगर समझो 100 लोग थे, तो 100 में से सिर्फ 25 लोग ही, मतलब कि अज्यूम कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये 28 मिलियन है, तो इसमें से मतलब ऑलमोस्ट 1/7 है, तो वो सब छोड़ दो। अभी हमें क्या समझना है कि इसका 100 में से सिर्फ कुछ 25 लोग ही, 100 में से कुछ सेक्शन लोग ही एक्टिव मेंबर्स थे, क्योंकि उसके लिए कहा था कुछ क्राइटेरिया था। क्या क्राइटेरिया था समझेंगे अभी। पर मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या था? मैक्सिमम पॉपुलेशन जो था वो था पैसिव, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं आपके, और कंप्लीट ऑल वुमेन्स वर देयर, और कुछ मेन जो ये क्राइटेरिया में फिट नहीं करते, ठीक है। तो जस्ट गिव मिनट हियर, राइट, और मीनवाइल आप इसको लिखो कि कौन एक्टिव था कौन पैसिव था, ठीक है। जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, विल रिज्यूम नाउ, जस्ट गिव मिनट हियर। हाँ, तो हमने क्या समझा? वहाँ पे सबको राइट दिया गया था? नहीं। समझो वहाँ पे 100 लोग थे, तो उसमें से कुछ सेक्शन ही, कुछ पार्ट को ही था, और वो क्राइटेरिया क्या था कि टैक्स भरना चाहिए, XYZ था, वो बताता हूँ आपको। और बाकी मेन को अलाउड ही नहीं था, उनको पैसिव सिटीजन माना था। और ऑल वुमेन वर कंप्लीटली डिस्कार्डेड।
कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटेड। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही था ये फर्स्ट रेवोल्यूशन का, कि वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं थे वहाँ पे, राइट। तो इक्वालिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे वॉलिड हो गया था, ठीक है। तो देखो डायग्राम में अच्छे से दिया है, एक बार देख लेते हैं। तो वुमेन चिल्ड्रंस बिलो 40 और एज क्राइटेरिया था कि अबाउट 25 ईयर्स एज शुड बी देयर, ठीक है। एंड पैसिव सिटीजन नो वोटिंग राइट्स अबाउट 3 मिलियन मेन, और बाकी विमेन थी। तो एक्टिव सिटीजन एंटाइटल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन आउट ऑफ 28 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब कुछ सेक्शन ही था जो वोट कर सकता था। अब ये वोट करके क्या करते, ये वोट करके इलेक्ट करते थे किसको। देखो हमने पहले इनको इनमें से कुछ लोगों को चुना और वो इनडायरेक्टली चुन रहे कि यहाँ पे जाके उन्हीं में से कोई तो बैठेगा यहाँ पे जाके नेशनल असेंबली में। इतना क्लियर है। अब नेशनल असेंबली का काम क्या था, लॉज बनाना। तो वो क्या कर सकते हैं, अगर किंग ने कुछ भी लॉ पास किया तो उसको ओवर रूल कर सकते हैं, राइट। और वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था, जो मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट डिसीजन पे काम करेंगे, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को हैंडल करते हैं। और फिर हमारा जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करेगा, जो मिनिस्टर्स और इनके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जैसे IAS एक्सेट्रा। तो हम इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं हम इसको, एग्जीक्यूटिव, राइट। तो बस 1 मिनट देना यहाँ पे और आराम से समझते हैं फिर इसको क्या है। तो एक बार ये सोशल कॉम्पोजिशन क्या है इसको एक शॉर्ट में लिख लो, हुज वर्क इज वॉट, राइट। जस्ट गिव मिनट, आराम से टाइम लो, उसको लिखो एक बार। डन, चलो अब समझते हैं आगे क्राइटेरिया क्या था और क्या नहीं। बस 1 मिनट देना। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ था, 1791 में। एंड द एम वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, राइट। अब the powers were separated and assigned to 3 different institutions like legislature, executive and judiciary. तो 3 legs of the constitution। बताओ ये कौन से ऑथर ने बताया था, कौन से फिलोसोफर ने बताया था। यू शुड बी वेरी क्विक। 3 ऑथर पढ़े थे हमने, तो उसमें से किसका आइडिया था ये। फिर दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, जो हमने समझा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक द लॉज ऑफ नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड था कैसे था, इसमें से किस लोग को चुना, और वीमेन तो स्टार्टिंग से ही इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए इनडायरेक्टेड था। कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में हमने कुछ लोगों को चुना जो उनके बिहाफ पे किसी को भेजेंगे और जो नेशनल असेंबली में जाके बैठेंगे, इसलिए कंप्लीटली इनडायरेक्टली था ये, ठीक है। डायरेक्टली नहीं था। डायरेक्टली कब होता, जब ये सब मिलकर किसी को भेजते, जैसे इंडिया में अब होता है, हम MP और MLAs को सब लोग जाके वोट करते हैं ना, अबाउट 18 ईयर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, कम्युनिटी एक्सेट्रा। तो हम उसको डायरेक्ट इलेक्शंस। अब व्हाट वाज द क्लॉज कि ओनली मैन, याद रखना, ओनली मैन, वुमेन वर नॉट अलाउड। अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज वॉज हु पेड टैक्सेस, उसने टैक्स भेजना चाहिए ऑफ इक्वल टू एटलीस्ट 3 days वेजेस ऑफ द लेबर्स, मतलब टैक्स भरना चाहिए और वो भी 3 दिन का लेबर का अमाउंट होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है। वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड दैट इज वाई दे वर एंटाइटल्ड टू वोट। तो उसका कुछ क्राइटेरिया था, पहले तो 25 ईयर्स इन एज था, वुमेन वर नॉट अलाउड, और 3 दिन का वेजेस मिल सके इतना टैक्स भरना चाहिए। जब तीनों क्लॉज आएगा तो ही विल कंसिडर एज एक्टिव सिटीजन्स। तो सब लोग इसमें आते थे क्या, नहीं। हमने पढ़ा था थर्ड स्टेट के अंदर वापस 3 टाइप थे, एक बर्जुआ क्लास था, बिजनेस क्लास था, रिच बोलते हैं जिनको हम, राइट। फिर प्लीजेंट्स थे और फिर फार्मर्स थे। ये तो दोनों बिल्कुल नहीं आए और इसमें से आए, तो इसमें से विमेन को भी लिया नहीं था। बस इसी में से कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेंट इन द नेशनल असेंबली। आर वी क्लियर। इतना आराम से लिख लो क्या क्या क्लॉज था, ये पूछा जाता है। तो ज़्यादा टाइम लेना है, 1 मिनट लेना है फटाफट, उसके अंदर कंप्लीट करो इसको। चलो डन, चलो लिख लिया होगा, राइट। सो विल प्रोसीड फर्दर। इफ इन केस यू रिक्वायर मोर टाइम तो पॉज करना है और आगे बढ़ना है, राइट। चलो अब समझते हैं वहाँ पे हुआ क्या और क्या क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे ग्राउंड बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ग्राउंड बनेगा या फिर ऐसा सिचुएशन बनेगा जिसके वजह से जेकोबियन क्लब का राइज होगा। अब जेकोबियन क्लब हमने पढ़ा था शायद, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ेंगे आराम से। तो जेकोबियन क्लब ऐसा रेडिकल यूथ्स होंगे जो ये सब बातों को मानेंगे नहीं। किस किस बात से एतराज़ होगा उनको, बात समझना है।
सबसे पहले तो 25 ईयर्स ऑफ एज का क्लॉज है। सेकंड, टैक्स वाला क्लॉज है, जो टैक्स भरता है उसी को एक्टिव सिटीजन बनाया था। और सब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि विमेन को तो लास्ट तक वोट नहीं दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब बातें थी, ये सब ग्राउंड बनेंगे। दिख नहीं पा रहा है ना, एक मिनट देना बस, थोड़ा ढंग का कलर लेते हैं। पहले तो क्या था, 25 ईयर्स ऑफ एज, फिर टैक्स का क्लॉज है, और फिर विमेन है, इनको राइट्स नहीं मिले, राइट। तो ये सब ग्राउंड बनेंगे और वहाँ पे रेडिकल यूथ राइज होगा, जो कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएगा और इनका सबके ओवरथ्रो करेगा, ठीक है। तो उसके पहले कुछ बातें समझते हैं, जैसे कि रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर वर द क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स, दे वर कॉल्ड एज पैसिव सिटीजन्स। तो दो ग्रुप में है, एक एक्टिव सिटीजन, एक पैसिव सिटीजन्स। तो एक्टिव कौन थे, जो 25 साल के ऊपर थे और जो टैक्स भर रहे थे, और वो मेन थे, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ इलेक्टर्स एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाइस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। ये क्राइटेरिया में वो फिट होना चाहिए, वरना वो नहीं खेला पाएंगे कि वो एक्टिव मेंबर है। देखो रब करते हैं, दिखेगा ठीक से। कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन्स। यहाँ पे कहीं पे भी विमेन के राइट की बात नहीं हो रही है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है, याद रखना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना रही, जैसे हमारा इंडिया का वैसे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, पर वो होलिस्टिक नहीं था, तो 2-3 बार चेंज होगा इनका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये बात समझना है। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी। अब देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, पर क्या आर दे रियली बिलीव इन इक्वालिटी? नहीं। क्यों? विमेन, पैसिव सिटीजन्स, ये कहाँ से आया? ये तो नहीं था ना कहीं पे, इंडिया में है नहीं है, तो यहाँ पे वॉयलेट हुआ था, याद रखो। वर अबॉलिश्ड एज वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स, मतलब कि नेचुरल राइट्स है और उसको छीन नहीं सकता कोई। कल किंग या फिर क्वीन आके नहीं बोल सकते कि आई एम डिवाइन एंड दिस राइट्स कैन बी टेकन। तो उन्होंने क्या दिया दुनिया को? लिबर्टी, मतलब लिबर्टी दिया, इक्वालिटी दिया और फर्टर्निटी दिया। फर्टर्निटी मीन्स व्हाट? वी ऑल आर ब्रदर्स, ब्रदरहुड है हमारे में, ठीक है। दैट इज दे बिलोंग टू दी ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। इनएलिएबल मतलब, और नेचुरल राइट्स मतलब क्या है कि वो हर किसी को मिलेगा राइट आफ्टर द बर्थ, राइट एट द बर्थ, एंड कुड नॉट बी टेकन अवे बाय एनी किंग और क्वीन। इट वॉज मेड द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ई सिटीजन नेचुरल राइट। स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हर किसी को राइट्स दे। क्यों? क्योंकि ऐसा लॉ का बुक बना था, हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी में, सेकंड पिलर है अ बुक ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे मेंशन किया गया था। आर बी क्लियर? सो क्विक 1 मिनट, क्विकली राइट दिस, उसका ऑलमोस्ट वी आर डन, ठीक है। तो क्या करते हैं, रुको इसको आराम से लिख लो, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू फर्दर, राइट। उसका हम समझेंगे कि ये ग्राउंड के बाद कैसे जैकोबिन क्लब का राइज हुआ एंड व्हाट दे स्टार्टेड डिमांडिंग। उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर का टाइम आएगा, फिर रिग ऑफ टेरर आएगा, और कहाँ से ये डेस्पोटिक रूल फिर से आ जाएगा, तो टर्मोइल होगा, और फिर बाद में वो रिपब्लिक बनेंगे। तो आज हमने क्या क्या समझा? पहले हमने समझा कि कैसे फ्रॉम मोनार्की दे चेंज इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, और इसमें भी कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, जिसके अंदर उन्होंने दो उसमें डिवाइड किया, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स, और विमेन को तो कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया, राइट। तो इसके अंदर क्या आएगा फिर वापस नया क्या आएगा, और फिर उसके यहाँ से हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे उन्होंने नेचुरल राइट्स की बात की थी, जो कोई भी छीन नहीं सकता, और स्टेट इज अंडर कंपल्शन टू प्रोवाइड दिस, राइट। तो आराम से टाइम लेना है, इसको समझना है। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू फर्दर। देखो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, आई अंडरस्टैंड, बट इट इज इंपॉर्टेंट, इससे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो मेक श्योर यू गोइंग थ्रू दिस, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, कम बैक इज द डाउट, डू लेट मी नो, ठीक है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते जल्दी विद नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद।